पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। आज हम आपके लिए सीमेंट सेक्टर का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं। अभी हमने रिसेंटली कुछ वीडियोस बनाई जिसमें सीमेंट सेक्टर के शेयर्स की ईपीएस डिविडेंड वगैरह की कवरेज हमने की। तो अगर तो आपने वो वीडियोस देखी हैं तो इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिपीट होगी और कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। और बेनिफिट ये भी होगा कि सेक्टर की तमाम कंपनीज एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगी। तो अगर आपने वो देखी हैं वीडियोस तो आप खुद फैसला कर लें कि आपने ये भी देखनी है कि नहीं, वरना जो सीमेंट सेक्टर को देखना चाहते हैं डिटेल में वो इसको देख सकते हैं। और अगेन ये लर्निंग पर्पज इसके लिए है, जो सिर्फ सीखना चाहते हैं समझना चाहते हैं ये उनके लिए है। यहाँ से कोई बाय सेल कॉल नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसकी बेसिस पे आप अपना फैसला खुद कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अब वीडियोस को हमने अगेन जैसे हमने शुगर सेक्टर की बनाई थी उसी तरह 3 सेक्शंस में कवर किया है। सबसे पहले हम एनुअल ईपीएस और एनुअल डिविडेंड और कुछ और इंफॉर्मेशन का इकट्ठा जायजा लेंगे तमाम कंपनीज का। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम कुछ बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन के उनके लोन्स कितने हैं, ज़्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं, करंट रेशो कितनी है, फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, उसकी असेसमेंट करेंगे। और आखिर में हम इन कंपनीज के प्रोडक्शन और रेवेन्यूज़ को देखेंगे कि वो पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत ज़्यादा डेटा है, लिखने में कहीं पे गलती हो सकती है, तो आप अपना फैसला करने से पहले इस डेटा को वैलिडेट ज़रूर करें। हमने एक दफ़ा लिखा है और एक दफ़ा रीचेक किया है और रीचेक में कुछ गलतियां सामने आ गई हैं। हो सकता है हम एक और दफ़ा करते तो कुछ गलतियां और सामने आती, लेकिन ऑलरेडी 2 दफ़ा चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो हम थर्ड टाइम इसको रीचेक तो नहीं कर सकते। फिर भी आप ये डेटा इस्तेमाल करने से पहले इसको वैलिडेट ज़रूर करें, क्योंकि गलती में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर आप फाइनेंस की जानकारी हासिल करना चाहते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में कोर्स कर सकते हैं फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन। तो सबसे पहले देखते हैं जी अटक सीमेंट। अगर 20 से लेकर 23 तक इसकी ईपीएस देखें तो 8, 8, 8 और 11, तो 3 साल तकरीबन एक जैसी रही और 23 में थोड़ी ज़्यादा हुई है। डिविडेंड को देखें तो वो भी 20, 21 और 22 में तकरीबन एक जैसा था, 3.5 से 4 रुपये, और 23 में ईपीएस ज़्यादा हुई तो डिविडेंड भी ज़्यादा हुआ। ये अटक ग्रुप की कंपनी है, तो जब कमाते हैं तो मुनासिब डिविडेंड दे देते हैं। हम ये वीडियो जी 25 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस दिन इसकी प्राइस थी 97 रुपये और उस रेट पे इसकी डिविडेंड यील्ड बनती है 6%। तो डिविडेंड यील्ड हमारे क्राइटेरिया पे तो पूरी नहीं उतरती, जो आपको पता है कि अबव 15% टीयर 2 है और बिटवीन 10 एंड 15% इज टीयर 1। प्राइस अर्निंग को देखें तो प्राइस अर्निंग इनकी 8.8 रुपये आ रही है, और वो भी अगर 5 से ऊपर है तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक अच्छी नहीं है। बुक वैल्यू टू प्राइस ये 1 से ऊपर अच्छी है और इसकी अच्छी है, लेकिन बुक वैल्यू आमतौर पे लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिशियल होती है। शॉर्ट टर्म में डिविडेंड यील्ड सबसे इंपॉर्टेंट और प्राइस अर्निंग सेकंड नंबर पे, तो उस हिसाब से हमारे क्राइटेरिया पे ये नहीं उतरती। लेकिन सीमेंट सेक्टर में मुनासिब डिविडेंड देने वाली कंपनियों में से एक कंपनी ये शुमार की जाती है। उसके बाद है जी बेस्ट वे सीमेंट लिमिटेड। इसकी अगर ईपीएस देखें 4 साल की तो 20 में तो ज़ीरो थी, लेकिन 21, 22 और 23 में काफ़ी अच्छी रही, 19, 17 और तकरीबन 20। डिविडेंड भी देखें तो 20 में ज़ीरो के बावजूद इन्होंने 6 रुपये दिए, पुराने कुछ रिजर्व्स पड़े होंगे। फिर 21 में 10, 22 में 16, 22 और 23 में तकरीबन जो कमा रहे हैं उसमें से 95% से भी ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज का रेट है 197 रुपये और उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड बन रही है 10%। तो ये जस्ट हमारे टीयर 1 को बॉर्डर पे टच कर रहा है, ये उसका पार्ट बन सकता है। वैसे इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, हमने इसकी असेसमेंट की थी, तकरीबन 140 के पास था ये, तो असल बाइंग टाइम तो वही था। लेकिन फिर भी जो सीमेंट सेक्टर लवर्स हैं उनके हिसाब से बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक यही है सीमेंट सेक्टर में।
आज की तारीख में। प्राइस अर्निंग इसकी भी ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है, लेकिन फिर भी क्योंकि अच्छा डिविडेंड देते हैं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा नीचे यहाँ से ना जाए। बुक वैल्यू टू प्राइस देखें तो वो थोड़ी कम है 1 से नीचे, लेकिन जो कंपनियां अच्छा डिविडेंड देती हैं उनकी ये कम ही होती है, तो ऐसे में हम डिविडेंड यील्ड वाले क्राइटेरिया को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अब है जी चिराट सीमेंट। अब चिराट सीमेंट जो है, इसकी अगर 20, 21, 22, 23 की ईपीएस देखें तो 20 में तो लॉस में थे, ज़्यादातर सीमेंट कंपनियों के लिए 20 अच्छा नहीं था, तो हम 20 को थोड़ा इग्नोर ही करते हैं। 21, 22, 23 की बात करें तो 16, 23 और तकरीबन 23, तो ईपीएस बेहतर हो रहा है। 21, 22, 23 में डिविडेंड था 2.25, 3 और 4.5, तो डिविडेंड कोई खास नहीं है, फिर भी उनसे बेहतर हैं जो बिल्कुल भी नहीं देते। प्राइस अभी चल रही है 157 रुपये और इस प्राइस पे डिविडेंड यील्ड है 3%, तो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता डिविडेंड यील्ड के। प्राइस अर्निंग को देखें तो 7 रुपये है, वो भी 5 से ऊपर है, और बुक वैल्यू 1 रुपये से कम है, तो वो भी क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतर रही। देखिए, क्राइटेरिया पे जब पूरी नहीं उतरती ना, तो हम आमतौर पे ऐसे शेयर्स में ट्रेड नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मार्केट में परफॉर्म नहीं करते। तो जो लोग पसंद करते हैं ऐसे शेयर्स को, ग्रोथ स्टॉक्स इनको समझा जाता है, सेक्टर की ओवरऑल प्राइस अर्निंग ही ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे मुताबिक वो सारा इट्स ऑल पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट गेम, तो हम ऐसे शेयर्स को अवॉइड करते हैं। लेकिन एक हम आपके पास एनालिसिस लेके आ रहे हैं, डेटा लेके आ रहे हैं, ताकि अगर आप लोग इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं सीमेंट सेक्टर में, तो आप उस डेटा को देख के अपना फैसला कर सकें। क्योंकि अब हमने थोड़ा सा मुख्तलिफ शेयर्स का एनालिसिस करना शुरू किया है। अब हम, क्योंकि वो डेली वीडियोस बनानी हमने छोड़ दी है, अब वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो अब हमने सोचा है कि हम वक्तन फवक्तन जब टाइम मिले तो मुख्तलिफ शेयर्स का एनालिसिस करें। पहले हम आमतौर पे जब खुद से करते थे तो ऐसे ही शेयर्स का एनालिसिस करते थे जिनमें हमारा इंटरेस्ट हो या हमें जिनमें कोई चीज़ नज़र आ रही हो। लेकिन अब हम आहिस्ता आहिस्ता जब हमें मौका मिलेगा, हम जितने ज़्यादा शेयर्स का एनालिसिस कर सकें वो सामने लेके आएंगे, क्योंकि एनालिसिस में तो फिर एनालिसिस होना चाहिए ना। अगर हमने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है तो हम अब एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे जब भी हमें मौका मिले। कहने का मकसद ये है कि हमने जब पावर सेक्टर का एनालिसिस किया या शुगर सेक्टर का, तो वो इस नीयत से किया कि ये देखें जी, एक अपॉर्चुनिटी है आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। लेकिन अब हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, इट्स जस्ट एन एनालिसिस। ये ज़रूरी नहीं अपॉर्चुनिटी है, बल्कि ये भी हो सकता है कि ये एनालिसिस देख के अगर आप गलत फहमी में इस सेक्टर में घुस गए हैं, किसी शेयर में घुस गए हैं जो अच्छे रेट पे नहीं है, तो आप वहां से भी अपना फैसला कर सकें अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो। अच्छा, जो बुक वैल्यू है ये हम आपको बाद में, वैसे तो हमने कई दफ़ा बताया हुआ है, लेकिन हम ये अगले सेक्शन में आपको कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। डीजी खान सीमेंट जी, इनकी अगर ईपीएस देखें तो लॉस, फिर 21 में अच्छा प्रॉफिट, फिर 22 में थोड़ा कम हुआ, और 23 में जब सब पूरा सीमेंट सेक्टर प्रॉफिट में आ गया और ये लॉस में है, ऐसी कंपनी को तो छोड़ देना चाहिए भाई। पता नहीं क्यों लोग डीजी के से लगे रहते हैं, लेकिन यार सब जब प्रॉफिट में आ गए हैं और फिर भी आप प्रॉफिट में नहीं आए, सो इट मींस देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद दिस कंपनी। और डिविडेंड जब प्रॉफिट में आए तो बहुत थोड़ा सा दिया, तो वो रेलेवेंट नहीं है। डिविडेंड यील्ड इज 0, 76 रुपये का रेट है, पता नहीं वो भी क्यों है। प्राइस अर्निंग, मतलब जब लॉस है तो फिर प्राइस अर्निंग क्या 0 ही हुई ना। और बुक वैल्यू ठीक है अगर ज़्यादा है भी, लेकिन ऐसी बुक वैल्यू का भी क्या करना कि अगर आप कुछ कमा नहीं रहे। तो ये तो बिल्कुल ही हमारी उसमें, मतलब इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए सेफ इन्वेस्टर्स को, और वो जो फंडामेंटल्स को देख के चलते हैं। हाँ, अगर उसके प्रॉफिट्स आने लग जाएं किसी ज़माने में तो फिर उसको रिकंसिडर कर सकते हैं, अभी के लिए नहीं। अब है जी फौजी सीमेंट। तो इसको भी देखें तो 21, 22 और 23 में 2.5, 3.25, 3, तो मुनासिब थोड़ा सा बेहतर चल रहा है। डिविडेंड कोई नहीं दिया आज तक। प्राइस अर्निंग है जी इनकी 6 रुपये, तो प्राइस अर्निंग तो इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी हमारे क्राइटेरिया के ऊपर नहीं आ रहा। और बुक वैल्यू भी 1.5, तो ठीक है, मुनासिब है। लेकिन सिर्फ इसका ये है कि इनकी कोई अभी इस साल कैपेसिटी इन्हेंसमेंट हुई है, तो उस हिसाब से हो सकता है लोग बड़ी बातें कर रहे हैं, और ये स्पेकुलेशन है, लाजमी नहीं ऐसा हो, लेकिन इसकी आने वाले सालों में शायद ईपीएस बेहतर हो और हो सकता है डिविडेंड भी दें, पता कोई नहीं है। तो आप खुद अब करना चाहें तो आप इसमें कर लें, लेकिन बज़ाहिर हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से तो ये भी पूरा नहीं उतरता। उसके बाद है जी फैक्टो सीमेंट। इसके भी 20 में लॉसेज, 21 में भी लॉस, पता नहीं 22 में कैसे प्रॉफिट में आ गया और 23 में फिर लॉस। तो डिविडेंड यील्ड 0, प्राइस अर्निंग नेगेटिव 0 समझ लें,
बुक वैल्यू 1.5, डजंट मैटर, रेट 50 का। तो इसमें तो आपको पता है कोई गेम शेम ही चली है जो एकदम इतना ऊपर इसको ले गए हैं। तो ऐसे शेयर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स को उसी तरह नीचे भी लाने को ला सकते हैं। फिर है जी फ्लाइंग सीमेंट। इसने लोगों को बहुत दलील किया है। 20 में लॉस, 21 में 38 पैसे, 22 में थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन 23 में फिर 40 पैसे। तो जीरो डिविडेंड यील्ड, प्राइस अर्निंग 17.64, बहुत ही फारिग। और बुक वैल्यू अगेन, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो बुक वैल्यू का अचार डालना क्या। उस हिसाब से तो 7 रुपए पे भी बहुत महंगा है। लेकिन ये पेनी शेयर्स हैं, इनको कोई पता नहीं कब इनमें मूव बना के घुमा फिरा देते हैं, लेकिन फिर भी हम तो इसको अवॉइड ही करेंगे। गरीबवाल सीमेंट है जी, इसकी भी अगर 21, 22, 23 में 3-3 रुपए की तकरीबन अर्निंग आई है, थोड़ी सी ड्रॉप हो रही है। डिविडेंड 21, 22 में तो दिया, थोड़ा ही दिया, और 23 में कुछ भी नहीं दिया, तो डिविडेंड यील्ड 0 है। प्राइस अर्निंग 8.77, ये भी अच्छी नहीं। और बुक वैल्यू टू प्राइस ठीक है, 2 है, लेकिन वही बात है कि इन तमाम शेयर्स की बुक वैल्यू टू प्राइस तो अच्छी आ रही है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो 27 रुपये पर भी ये महंगा है। उसके बाद है जी कोहाट सीमेंट। तो इसकी 21 में 17, 22 में 25 और 23 में 29, तो अच्छा प्रोग्रेशन चल रही है। लेकिन 29 रुपये कमा के भी कोई डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि लोन जो उठाए हैं बहुत ज़्यादा। तो डिविडेंड यील्ड 0, प्राइस अर्निंग 8, बहुत ज़्यादा है। बुक वैल्यू टू प्राइस अच्छी नहीं है, इसकी 1 से कम है। तो ये रेट तो इसका बहुत ही ऊपर है। बायबैक के बाद रेट ऊपर आ गया था, और बिला वजह जो मूव बनी है, अच्छे शेयर्स में कम मूव बनी है, और जो शेयर्स इस काबिल नहीं है कि उनमें मूव बनती, तो वो स्टॉक मार्केट में आपको पता ऐसा चलता है। तो ऑटो सेक्टर और सीमेंट सेक्टर दो उनकी मेन हैं मिसाल, कि जहाँ पे वैल्यू कुछ है नहीं और इतना ऊपर उनको ले गए हैं। और हम ऐसे शेयर्स को अवॉइड करते हैं, हम नहीं देखते कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। अच्छा जी, लकी सीमेंट है जी, 21 में 43, 22 में 47, 23 में फिर 43, तो इट्स ओके। बड़े सालों के बाद पिछले साल इन्होंने 18 रुपये का डिविडेंड दिया। प्राइस 750 है। शेयर बायबैक के बाद प्राइस बहुत ऊपर चली गई थी, और डिविडेंड यील्ड इस रेट पे 2% है, कुछ भी नहीं है। प्राइस अर्निंग बहुत ज़्यादा है, 17, बहुत ही ओवर वैल्यूड है इसके मुताबिक तो। लेकिन इसका हम आगे देखेंगे, इसका जो है Q1 के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए थे, उसकी वजह से भी कुछ इम्पैक्ट आया, और बुक वैल्यू टू प्राइस 1 से कम है, तो हमारे क्राइटेरिया पे ये पूरा नहीं उतरता। देखिए, बात ये नहीं होती कि कंपनी अच्छी है या बुरी है, या कंपनी ने कितने एवेन्यूज खोल रखे हैं। बात ये होती है कि कंपनी शेयर होल्डर को कितना दे रही है। तो जब तक कोई कंपनी नहीं देती, तो हम तो ऐसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद नहीं करते, अनलेस कि उनमें कोई ऐसी खास न्यूज़ हो, बहुत ग्रोथ हो, कोई शेयर बायबैक की न्यूज़ हो, या कोई और ऐसी चीज़, तो वहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा उसमें कर लेते हैं। लेकिन मेजर पोर्टफोलियो हमारा अच्छे डिविडेंड वाले शेयर्स का ही होता है, और यही सेफ इन्वेस्टर का होना चाहिए। फिर है जी मैपल लीफ सीमेंट। इसकी भी देखें तो 21 में 5.5, फिर कम हो गई 3.25, फिर अब 4 हो गई। तो मुनासिब है, लेकिन डिविडेंड कोई नहीं देते, तो फारिग है उस हिसाब से। डिविडेंड यील्ड 0, प्राइस अर्निंग इज 9, वेरी हाई, बुक वैल्यू टू प्राइस इज जस्ट न्यूट्रल। उस हिसाब से 39 पे हम कभी भी इसमें इंटरेस्ट ना लें। लेकिन क्योंकि बायबैक चल रहा है इसमें, तो कोई पता नहीं यहाँ से प्राइस इसकी ऊपर चली जाए। बायबैक की न्यूज़ के बाद 28 से यहाँ तक तो आ ही गया है, बल्कि 42-43 तक गया, अब तो नीचे आ गया है। लेकिन अभी भी इन्होंने बायबैक काफ़ी करना है, तो ऊपर जा सकता है। उस हिसाब से आप देखना चाहें तो देख लें अभी भी, अगर आपको लगता है। वैसे बाकी क्राइटेरिया के मुताबिक ये रेट अच्छा नहीं है। अब पायनियर सीमेंट को देखें, 21 में तकरीबन 8.70, फिर 22 में 4.5, फिर अब 11.5 हो गई। लेकिन वही बात है, नो डिविडेंड, यील्ड 0, प्राइस अर्निंग 10, बुक वैल्यू टू प्राइस 1.5, लेकिन 119 के रेट पे बहुत ओवर वैल्यूड है। अब अगर यहाँ से 200 पे भी चला जाए तो हमारी जूती को, लेकिन इस काबिल है नहीं जिस रेट पे अभी ये मिल रहा है। उसके बाद है जी पावर सीमेंट। ये तो हमने मजबूरी में ही शामिल कर लिया, इसको आप इग्नोर ही समझें। उसके बाद है जी ठट्ठा सीमेंट। अब ठट्ठा सीमेंट का 21 में 2 रुपये, 22 में 1.25 रुपया, और 23 में 2.5 रुपये, तो थोड़ी अर्निंग बेहतर हुई है। 21 में बस 25 पैसे का डिविडेंड दिया था, तो डिविडेंड यील्ड 0 है। प्राइस अर्निंग भी ज़्यादा है। बुक वैल्यू टू प्राइस वही बात है, वैसे तो अच्छी है, लेकिन बाकी क्राइटेरिया अच्छा नहीं है। और प्राइस अभी 18.70 पे है। तो इसमें भी जो मूव बनी 15 से 14.5 से यहाँ तक आया 20 रुपये तक, वो बायबैक की न्यूज़ के बाद आया। तो इसके लिए आप जो हमारी बायबैक वाली वीडियो है वो ही देखें, जिसमें हमने जिक्र किया हुआ है कि बायबैक वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं।
वरना बाकी क्राइटेरिया के हिसाब से तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वहां पे आप वो देख लीजिए, वहां पे हमने इसके बारे में इसको कवर किया हुआ है। और फिर आखिर में है जी सेफ मिक्स कंक्रीट। तो ये एक अंडरडॉग है सीमेंट सेक्टर में, क्योंकि ये सीमेंट का बिजनेस नहीं है, कंक्रीट शंक्रीट मतलब कुछ है मिलता जुलता है, लेकिन उस सीमेंट के हिसाब से नहीं है, इसमें वॉल्यूम भी नहीं लगते। लेकिन इसकी देखें तो 23 में अर्निंग काफ़ी बेहतर हो गई थी 22 के मुकाबले में। डिविडेंड तो कोई नहीं दिया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि थोड़े से आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट में आना शुरू हो गए हैं, तो फ्यूचर में दे भी सकते हैं। और इसका डिविडेंड यील्ड तो ज़ीरो है, लेकिन प्राइस अर्निंग सिर्फ 2.5 है, तो उस हिसाब से इसके आप इसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहें तो आप सोच सकते हैं। एटलीस्ट इसको आपको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए कि अगले रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, और उस हिसाब से फिर आप फैसला कर सकते हैं अगर अभी नहीं करना चाहते तो। हमने वैसे इसका सिर्फ 1000 शेयर लेके रख लिया है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं लगते, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म का सोच के रखें। हो सकता है 1 साल के बाद ये इसकी वैल्यू यहीं पे हो, कम भी हो सकती है, लेकिन अगर लॉजिकली बात करें तो ये अट्रैक्टिव हमें लगा तो हमने थोड़ा सा ले लिया है। और प्राइस है जी 13.5 रुपये। तो ये था जी हमारे पहले सेक्शन का इख्तिताम। तो अब जी हम बढ़ते हैं अपने सेकंड सेक्शन की तरफ। इसमें हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि कंपनी के लोन्स कितने हैं, क्योंकि सीमेंट सेक्टर के बारे में आपने सुना होगा कि इनके बहुत ज़्यादा लोन्स हैं और बहुत ज़्यादा फाइनेंस कॉस्ट है। और सिर्फ एक थोड़ा सा अंदाज़ा बताने की कोशिश करेंगे कि इनके लोन्स ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, और फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। और यहाँ से आप ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर आने वाले महीनों में, क्वार्टर्स में अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो जाहिर बात है आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। इस साल में तो 2024 में तो इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद 2025 में उनकी ईपीएस और बेहतर होनी शुरू हो सकती है। 1-1% करके अगर इंटरेस्ट रेट को कम किया तो आहिस्ता आहिस्ता ही उसका इम्पैक्ट आएगा, और पूरा इम्पैक्ट फिर 2025 में आना शुरू होगा। और फिर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से हमने करंट रेशो निकाल ली। यहाँ से हमें सिर्फ पॉजिटिव इंडिकेटर पता चलेगा, जिसकी भी रेशो वो 1 से ऊपर होगी वो अच्छा है। इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज को करंट एसेट्स से अदा कर पाएगी। इसका मतलब है उसको और लोन नहीं लेने पड़ेंगे, और जितनी ये वैल्यू 1 से ऊपर होगी उतने चांसेस होते हैं कि इनके पास डिविडेंड देने के पैसे भी निकल सकते हैं। और आखिर में हमने शेयर्स मिलियंस में लिख लिए हैं बुक वैल्यू निकालने के लिए। तो ये सारी फिगर्स मिलियंस में हैं, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मिलियंस में है। अच्छा जी, सबसे पहले है जी अटक सीमेंट। यहाँ पे हमने लिखा है 2022 में कितना लोन था, क्योंकि बैलेंस शीट में जो लोन आ रहा होता है वो तो हर साल का नहीं होता, वो तो टोटल फिगर आ रही होती है। तो उसके लिए हमने 2023 का नहीं उठाया, जो लेटेस्ट अकाउंट्स में 2024 का जो पहला क्वार्टर था उसमें जो फिगर आ रही है, कंपेयर उसी से करेंगे। तो बैलेंस शीट में इस तरह कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरिजन साल के हिसाब से करते हैं, क्योंकि वो हर साल का अलग होता है। और बैलेंस शीट में जो फिगर्स आ रही होती हैं वो इनकॉर्पोरेशन से लेकर अब तक चलती आ रही होती हैं। अच्छा जी, अगर इनका देखें तो इनका लोन थोड़ा सा कम हुआ है, तो इट इज़ अ गुड साइन कि आहिस्ता आहिस्ता अपने लोन को कम करने का सोच रहे हैं। फाइनेंस कॉस्ट देखें तो फाइनेंस कॉस्ट भी 23 में तो 22 से ज़्यादा हुई, लेकिन Q1 24 में काफ़ी कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोन्स अदा कर दिए होंगे, और ये भी हो सकता है 23 में जो फाइनेंस कॉस्ट आ रही है उसमें कुछ और एलिमेंट्स भी हों। फाइनेंस कॉस्ट में कई दफ़ा एक्सचेंज डिफरेंसेस भी आ जाते हैं और दूसरी चीज़ें भी कुछ आ जाती हैं, तो वो उतना तफसील में आप स्टडी करना चाहें तो आप खुद कर लें। लेकिन बज़ाहिर इट्स अ गुड साइन कि फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी कम हो गई है, और कम रहे तो अच्छा है। फिर जी बुक वैल्यू, यहाँ पे सिर्फ हम अब दोबारा इसको नहीं बताएंगे हर कंपनी का। यहाँ पे जितने भी उनके रिजर्व्स में फिगर आ रही होती है वो हमने लिख ली है, और आगे शेयर से डिवाइड किया है तो बुक वैल्यू निकल आई है। और यही वो बुक वैल्यू है जिसको हमने फिर प्राइस से डिवाइड करके वहां पे आगे वो बुक वैल्यू का फैक्टर निकाला था। तो यानी कि बुक वैल्यू जिसकी भी उसकी प्राइस से ऊपर चल रही हो तो वो अच्छा है। और इसकी करंट रेशो देखें तो 1 से कम है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। यानी कि अगर इनका अभी लोन थोड़ा सा कम हुआ है तो कोई पता नहीं अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए लोन थोड़ा ज़्यादा ना कर दें। तो यानी कि लोन कम होना एक पॉजिटिव फैक्टर है, लेकिन करंट रेशो 1 से नीचे होना, ये एक नेगेटिव फैक्टर है। फाइनेंस कॉस्ट का कम होना भी पॉजिटिव है,
लेकिन करंट रेशियो का 1 से कम होना ये नेगेटिव है। अब अगर बेस्ट पे सीमेंट को देखें तो इसके जो लोन्स हैं ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं 1 सवा साल में। अब इन्होंने कोई एक्सपेंशन की है पिछले साल, प्रॉबेबली ये उसकी वजह से होगा, लेकिन इट इज़ नॉट क्लियर कि अब कितने अरसे में वो इस लोन को अदा करेंगे। लेकिन हमने इतना स्टडी नहीं किया कि ये लोन कितने सालों के लिए हैं और कितने अरसे में उनको अदा करेंगे। देखें, फाइनेंस कॉस्ट भी 23 में 22 के मुकाबले में ज़्यादा हो गई और 24 के पहले क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा हो गई। और इसकी बढ़ती कॉस्ट की वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस साल प्रॉफिट्स हो सकता है। अब ये जो एक्सपेंशन हुई है वहाँ से अगर सेल्स ज़्यादा हों तो हो सकता है इस कॉस्ट को वो कवर भी कर लें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वी हैव टू वेट एंड सी। कहीं ऐसा ना हो कि ये कॉस्ट अदा करते करते उनके प्रॉफिट्स भी कम हो जाएं और थोड़ा सा डिविडेंड देना भी कम कर दें। तो इट इज़ अ लिटिल बिट अर्ली टू से कि 24 में भी 19 रुपए तक का डिविडेंड जारी रख सकते हैं जैसे 23 में दिया, लेकिन क्वार्टर 1 में तो उन्होंने 6 रुपए का आई थिंक डिविडेंड दिया है। लेकिन फिर भी फाइनेंस कॉस्ट के बढ़ने से थोड़ा सा केयरफुल होना बनता है। और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज भी इसके कम हो गए हैं, तो वो भी यही इंडिकेशन है कि लोन्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल होना बनता है। इसके बाद है जी चिराट सीमेंट। अब चिराट सीमेंट का देखा जाए तो इनके लोन्स तो काफ़ी इन्होंने कम कर लिए हैं। और फाइनेंस कॉस्ट को देखें तो फाइनेंस कॉस्ट पे तो अभी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। 425 एक क्वार्टर की है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 1900 ही बनती है। लेकिन फिर भी साइन अच्छा है कि लोन्स कम हो रहे हैं और फाइनेंस कॉस्ट आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कम होती है कि नहीं। और अगर करंट रेशो को देखें वो 1.42 है, तो ये अच्छी है। तो लोन्स कम होने की वजह से ही बेसिकली ये इनकी रेशो बेहतर हुई है। तो इट इज़ अ गुड साइन फॉर दिस कंपनी। हो सकता है फ्यूचर में अपने डिविडेंड इंप्रूव भी करें, लेकिन फिर भी इसके एक फैक्टर न्यूट्रल है फाइनेंस कॉस्ट वाला, और लोन्स में कमी और करंट रेशो का बेहतर होना, ये पॉजिटिव फैक्टर्स हैं इसके लिए। फिर है जी डीजी खान सीमेंट। इसके भी लोन्स में कमी हुई है, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट इसकी ज़्यादा हो रही है। फाइनेंस कॉस्ट असल में रेट्स पहले कम थे 22 में, अब ज़्यादा हो गए हैं, तो फाइनेंस कॉस्ट अभी लग रहा है कि 24 में तो ज़्यादा हो जाएगी 23 से। तो पहला फैक्टर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। करंट रेशो की बात करें तो करंट रेशो न्यूट्रल है, तो ये भी कोई इतना अच्छा फैक्टर नहीं है। मतलब बुरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि ये तो लॉसेस में है, उस हिसाब से बेटर टू अवॉइड। फिर है जी फौजी सीमेंट। इसके लोन्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, इसने भी कैपेसिटी इन्हेंसमेंट की, प्रॉबली उस वजह से ज़्यादा हो गए हों। इसी तरह फाइनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा हो रही है, तो अभी तो ये ऊपर ही जा रही है। और अभी तो हमें बज़ाहिर नहीं लग रहा कि ये इस साल भी कोई डिविडेंड देंगे। देने को दे भी सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर लग नहीं रहा। और करंट रेशियो देखें वो भी कम है, तो दिस इज़ नॉट गुड साइन। तो यानी कि इसके तो ये तीनों फैक्टर्स नेगेटिव आ रहे हैं। फैक्टो सीमेंट को देखें तो इसके लोन्स वहीं पे स्टैंड कर रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट भी तकरीबन उतनी है, करंट रेशो काफ़ी बेहतर है इसकी, लेकिन सिर्फ करंट रेशो अच्छी होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लें। ओवरऑल इसके कोई इतना अच्छा आउटलुक बज़ाहिर नहीं है, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। फिर है जी फ्लाइंग सीमेंट। इसके लोन्स भी ज़्यादा हो गए हैं, इतना छोटा सा है और लोन इतने बड़े बड़े, और फाइनेंस कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा हो रही है। और करंट रेशो को देख के तो लगता है ये बंद हो जाएगी कंपनी, ये कोई अच्छी नहीं है, बहुत ही ख़राब है, बेटर टू अवॉइड। अब है जी गरीबवाल सीमेंट। इसके लोन्स में काफ़ी कमी आ गई है, फाइनेंस कॉस्ट भी कम हो गई है, तो दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव हैं। और करंट एसेट्स करंट रेशो भी बहुत ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग है। तो इस हिसाब से तो यार ये इसके ये फैक्टर्स पॉजिटिव हैं। तो आप इस चीज़ को जो पीछे हमने असेसमेंट की उसके साथ मिला के देख लें, तो कुछ करना चाहें तो कर लें। लेकिन ऐसे में तो इनको अच्छा खासा डिविडेंड देना चाहिए, जो कमा रहे हैं सारा डिविडेंड दे देना चाहिए। लेकिन फिर भी ये फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, लेकिन हमें याद पड़ रहा है ईपीएस वाली असेसमेंट इसकी कोई खास अच्छी नहीं थी। अब है जी कोहाट सीमेंट। इसके लोन्स भी थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट क्योंकि रेट ज़्यादा है तो फाइनेंस कॉस्ट अभी ज़्यादा ही है। वन फैक्टर पॉजिटिव, वन नेगेटिव, और करंट रेशो बहुत अच्छी है। तो फिर भी समझ नहीं आती डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे। तो डिविडेंड ना देने की वजह से तो हमने कम्प्लीटली इसको अवॉइड किया हुआ है, लेकिन ये वाले फैक्टर्स इसके वैसे पॉजिटिव हैं, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन लोन कम हो रहा है तो लॉन्ग टर्म में फाइनेंस कॉस्ट भी कम हो सकती है। अब है जी लकी सीमेंट। लकी के भी लोन्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है,
उसी तरह फाइनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा हो गई है। फिर करंट रेशो भी बस मुनासिब है। तो कोई इतना ख़ास, 2 नेगेटिव हैं, 1 पॉजिटिव। फिर है जी MLCF, इसके लोन्स थोड़े कम हो गए हैं लेकिन फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा ही है और करंट रेशो बेहतर है, तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। उसके बाद है जी पायनियर सीमेंट, इसके लोन्स में भी कमी आई है, फाइनेंस कॉस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से अभी ज़्यादा ही है और करंट रेशो बहुत ख़राब है, तो उस हिसाब से तो 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, करंट रेशो जो है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम अवॉइड ही करेंगे ऐसे तमाम शेयर्स को जिसकी करंट रेशो 1 से नीचे है। फिर है जी पावर सीमेंट, लोन ज़्यादा हो गया है, फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है और करंट रेशो भी फारिग है, तो फारिग, पहली फारिग इसको हम डिक्लेयर कर चुके हैं। फिर है जी ठट्ठा सीमेंट, इसके लोन में हल्की सी कमी आई है, बहुत ही, ये तो लगता है छोटी सी कंपनी है, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट भी कोई ख़ास नहीं है और बुक वैल्यू इसकी ठीक है। उसके बाद करंट रेशो बहुत अच्छी है, तो यार इसको ज़रूर कंसिडर किया जा सकता है। बायबैक शेयर्स वाली वीडियो को आप देख लें एक दफ़ा। बायबैक वैसे इसका कंप्लीट हो गया है लेकिन कुछ शेयर्स ने बायबैक के बाद भी परफॉर्म किया है, तो उस हिसाब से आप देख लें। उसके बाद है जी सेफ मिक्स कंपनी, इसके थोड़े सी लोन्स हैं, ननी मुन्नी सी कंपनी है, वो कम हुए हैं, फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन थोड़ी सी है, वो प्रॉफिट भी फिर थोड़े ही होंगे वैसे तो। अच्छा जी, करंट रेशो भी बस मुनासिब है, तो मतलब इट्स ओके। जो हमने पिछली इसकी असेसमेंट की, यहाँ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जो उस असेसमेंट को निगेट करे, तो उस हिसाब से इट इज़ गुड। और यहाँ पे हमारे दूसरे सेक्शन का भी इख्तिताम हो गया। अगर आप नावल पढ़ने के शौकीन हैं तो हमारा नावल लोग क्या कहेंगे सईद बुक से खरीद सकते हैं। तो अब जी बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, जिसमें हम प्रोडक्शन का डेटा दिखाएंगे कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है या कम, और रेवेन्यू का ट्रेंड देखेंगे। उसके बाद Q124 की EPS का कंपैरिजन करेंगे क्वार्टरली EPS के साथ, और फिर थोड़ा सा फ्यूचर आउटलुक में अगर कोई खास बात किसी ने कही है तो वो देख लेंगे। सबसे पहले है जी अटक सीमेंट। अब अटक सीमेंट का देखें तो इनकी जो क्लिंकर की प्रोडक्शन है वो 23 में कम हुई थी, सीमेंट की भी प्रोडक्शन कम हुई और Q124 में है तकरीबन 23 के हिसाब से ही चल रही है। रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू 23 में ज़्यादा हुआ क्योंकि सीमेंट की प्राइसेस बढ़ गई। उसके बाद Q124 में रेवेन्यू काफ़ी बेहतर हुआ है, बल्कि बेहतर क्या हुआ है, उतना ही हुआ है जितना 23 में था, उस हिसाब से बनेगा, तो इट इज़ गुड। क्वार्टरली देखें तो क्वार्टरली Q1 में तो इतनी अच्छी नहीं थी, उसके बाद पिछले साल 2, 3, 4 में मुनासिब चलती रही, और अभी लेकिन Q124 में उतनी ही आ गई है जितनी 23 में थी। लेकिन ये जो है ना, इसको जब हमने डिटेल में देखा तो असल में इन्होंने कोई अपने एसेट्स इराक में बेचे हैं, वहाँ पे किसी कंपनी में इनके शेयर्स थे, वो आधे बेच दिए हैं, तो वहाँ से पैसे आए हैं असल में। अब हो सकता है इसकी वजह से डिविडेंड थोड़ा ज़्यादा दे दें, ये पता लगेगा, रिजल्ट आने वाला है इसका। लेकिन बेसिकली ये कोई इनको अपनी ऑपरेशन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अभी वो आधा शेयर बेचा है, आधी कंपनी वो बेची है, उस कंपनी के आधे शेयर्स, और आधे शेयर्स अभी बाकी हैं, यानी कि हो सकता है वो भी इसी साल बिक जाए और 9-10 रुपए तक का EPS एक्स्ट्रा आ जाए, तो वो शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कोई इतना बेनिफिशियल अभी नहीं लग रहा। और इनकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में देखें तो इनको कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक अभी नहीं लग रहा, लेकिन जैसे हमने कहा कि एसेट्स अभी इनके पास हेल्ड फॉर सेल हैं, तो वो आने वाले क्वार्टर्स में कहीं पे वो बेनिफिशियल भी हो सकता है। उसके बाद है जी वेस्टवे सीमेंट लिमिटेड। इसकी जो अगर क्लिंकर की प्रोडक्शन देखें, पिछले साल कम हुई, सीमेंट की प्रोडक्शन भी कम हुई, लेकिन अगर इस साल का Q1 का देखें तो Q1 में ज़्यादा हुई है, ये 24 में उस हिसाब से ज़्यादा हो सकती है क्लिंकर की, और जो सीमेंट की है ये भी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, तो इट इज़ अ गुड साइन। इन्होंने जो कैपेसिटी इन्हेंस की है उसकी वजह से शायद कुछ प्रोडक्शन बेहतर हो रही हो। रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू 23 में ज़्यादा हुए, और 24 के पहले क्वार्टर को देखें तो लग रहा है कि 24 में भी ज़्यादा होंगे। इनकी EPS देखें तो Q1, Q2, Q3 में अच्छी थी, लेकिन Q4 में अच्छी नहीं रही, वहाँ पे सुपर टैक्स का इम्पैक्ट एकदम आ गया था, तो अगर आप चेक करें फाइनेंशियल्स में भी तो टैक्स एकदम ज़्यादा हो गया। लेकिन ओवरऑल 23 में 20 की EPS आई। अगर Q124 में बात करें तो थोड़ी कम हुई है अगर देखा जाए 23 के पहले 3 क्वार्टर्स के हिसाब से,
बस दुआ करें कि 24 में सुपर टैक्स दोबारा से ना आ जाए, वरना ये तमाम कंपनीज बहुत मुतासिर होंगी। इन्होंने कहा है जी कि इनको थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है। अब पॉजिटिव आउटलुक का ये मतलब नहीं होता कि वो कोई टर्न अराउंड हो जाएगा, मतलब 10% भी पॉजिटिव अगर लग रहा हो तो उसको पॉजिटिव आउटलुक ही कहेंगे। फिर है जी चिराट सीमेंट। इसकी जो प्रोडक्शन क्वार्टरली, वो डेटा उन्होंने हमें नहीं मिला, हमें क्वार्टरली अकाउंट्स में हमने सर्च किया था, वहां पे नहीं मिला। अगर उन्होंने कहीं छुपा के लिखा हो तो पता नहीं, लेकिन उससे पहले देखें तो क्लिंकर की प्रोडक्शन कम हुई था इसमें, और सीमेंट की भी कम हुई। रेवेन्यू थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, और Q124 का भी बस थोड़ा सा ही ज़्यादा हुआ है, तो बहुत बेहतरी अभी इसमें नहीं आई। लेकिन इसका भी देखें Q4 में काफ़ी कम हो गया था, वो सुपर टैक्स का इम्पैक्ट है, तो Q124 का अच्छा है। अगर सुपर टैक्स नहीं आया तो इस साल इनकी ईपीएस थोड़ी बेहतर हो सकती है। और इन्होंने भी लिखा है कि नॉट सो पॉजिटिव आउटलुक। असल में इस टाइम पे बहुत से लोगों को इतना पता ही नहीं है कि भी आगे क्या हो रहा है या क्या होना है। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी के आसार तो नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इट इज स्टिल क्वाइट अनसर्टन। और फिर ये है कि जाहिर बात है टाइम लगेगा, महंगाई इतनी हो गई है, ये जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज, इनको तेज होने में, इनको वापस बहाल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इतनी जल्दी टर्न अराउंड एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता सीमेंट सेक्टर में और उससे एसोसिएटेड सेक्टर्स दूसरों में भी। फिर है जी डीजीकेसी। इनकी भी प्रोडक्शन 23 में कम हुई है और 24 में तकरीबन 23 जैसी है। रेवेन्यू थोड़ा सा ज़्यादा हुआ और पहले क्वार्टर में 23 जैसा ही है। पहले क्वार्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन कोई खातिर खा नहीं है। उसके बाद अगर इसको देखें तो इनको भी आगे का पॉजिटिव आउटलुक नज़र आ रहा है। फौजी सीमेंट को देखें तो क्वार्टरली प्रोडक्शन डेटा अवेलेबल नहीं था, 23 में 22 के मुकाबले में कम हुई है। रेवेन्यू 23 में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, लेकिन Q124 का रेवेन्यू यहाँ से ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्शन भी थोड़ी ज़्यादा हुई होगी या सेल्स ज़्यादा हुई होंगी, तो इट इज़ अ गुड साइन। Q124 में ₹1 का ईपीएस है और उस हिसाब से लग रहा है 24 में 23 से बेहतर होगा, तो इट इज़ अ गुड साइन। लेकिन पीछे वाले फैक्टर्स जो हमने देखे उनको भी मद्देनजर रख के कोई फैसला करें। और कैपेसिटी इन्हेंसमेंट की इन्होंने बात की हुई है, तो लॉन्ग टर्म में बेहतर हो भी सकता है। फिर है जी फैक्टो सीमेंट। इसकी प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रही, क्लिंकर की, सीमेंट की कम हो गई, और Q1 में भी कोई ख़ास ज़्यादा नहीं हुई। रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, लेकिन वो प्राइस इंक्रीज का भी इम्पैक्ट ये लगता है आ रहा है, और Q1 में इनका प्रॉफिट थोड़ा सा बेहतर हुआ है। तो लेट्स सी आगे कैसा परफॉर्म करते हैं। और इन्होंने कुछ स्पेसिफिक फ्यूचर के बारे में लिखा ही नहीं। फिर है जी फ्लाइंग सीमेंट। इनकी भी क्वार्टरली प्रोडक्शन डेटा अवेलेबल नहीं है और पिछले साल कम हुई प्रोडक्शन, रेवेन्यू भी कम हुआ इनका तो, और Q1 का रेवेन्यू भी कोई ख़ास नहीं है, तो नथिंग टू टॉक अबाउट। और इनको भी पॉजिटिव आउटलुक नज़र आ रहा है, इतना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं फिर भी पता नहीं क्या पॉजिटिव देख रहे हैं। फिर है जी गरीबवाल। इनका भी Q1 का अवेलेबल नहीं है, बल्कि इनका तो सीमेंट का एनुअल में भी हमें नज़र नहीं आया, सिर्फ क्लिंकर का नज़र आया, तो वो थोड़ा कम हुआ है। रेवेन्यू को देखें, रेवेन्यू थोड़ा ज़्यादा कम ज़्यादा, तो कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन Q1 में थोड़ा सा बेहतर ईपीएस आई है। तो लेट्स सी आगे क्या करते हैं। और इनको भी न्यूट्रल है आगे, इनको नहीं श्योर कि आगे अच्छा होगा या बुरा होगा। कोहाट सीमेंट को देखें जी तो इनका क्लिंकर की प्रोडक्शन पिछले साल कम हुई और अभी भी कोई ख़ास, बल्कि ज़्यादा कम हो गई है इस क्वार्टर में, और सीमेंट की प्रोडक्शन तकरीबन वैसी ही है। और रेवेन्यू को देखें थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, अभी थोड़ा सा Q1 में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, लेकिन इनकी ईपीएस थोड़ी बेहतर आई है। इसका मतलब है अपने कॉस्ट पे इन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल किया होगा, या फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है उसकी वजह से थोड़ा बेहतर हुआ है। तो Q1 की तो इनकी काफ़ी अच्छी आई है ईपीएस। देखें आगे क्या करते हैं, लेकिन वही बात के देते दिलाते कुछ नहीं, और इनको भी थोड़ा सा आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है। अब लकी सीमेंट की बात करें तो लकी सीमेंट की जो है इनकी प्रोडक्शन कम हुई, और लेकिन इनकी जो Q1 की प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है। अच्छा, क्लिंकर की ज़्यादा हुई है, लेकिन सीमेंट की भी मुनासिब हुई है। और इनका जो रेवेन्यू है 23 में तो ज़्यादा हुआ, लेकिन Q124 में काफ़ी बेहतर हो गया है, तो काफ़ी इंक्रीज है। और ये देखें इनकी ईपीएस भी बहुत बेहतर हो गई है, यानी कि Q1 में उतना कमा लिया जितना पिछले साल 2 क्वार्टर्स की एवरेज अगर निकालें तो इट इज़ अ गुड साइन। लेकिन सपोज करें अगर इनकी ये ईपीएस मेंटेन रहती है और ये यहाँ से 80-90 हो जाती है,
और पिछले साल 18 रुपए का डिविडेंड दिया था, तो अगर 30-35 रुपए का डिविडेंड देना शुरू कर दिया, फिर भी हमारे मुताबिक ओवर वैल्यूड ही है। लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है तो इसको मॉनिटर किया जा सकता है। हो सकता है परफॉर्मेंस यहाँ से ज़्यादा और बेहतर होने की उम्मीद हो, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके ज़रूर आप देख लीजिएगा, और इनको भी आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है। फिर है जी मेपल लीफ सीमेंट। इनकी जो है प्रोडक्शन पिछले साल कम हुई और इस साल तकरीबन पिछले साल जैसी ही है। रेवेन्यू भी तकरीबन वैसे ही चल रहा है और 1.24 तकरीबन अभी इनका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, और न्यूट्रल इनको भी लग रहा है आउटलुक। अब है जी पायनियर सीमेंट। इनकी प्रोडक्शन पिछले साल कम हुई और अभी भी तकरीबन थोड़ी सी कम ही हुई है। क्लिंकर का अवेलेबल नहीं है क्वार्टर का, और 8-16 बल्कि इनकी सेल कम हो रही है। लेकिन ईपीएस थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन फिर भी कोई इतना भी अच्छा नहीं हुआ, और इनका जो है इनको भी पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है। अब है जी पावर सीमेंट। वैसे क्या बात करें यार, अच्छा इनकी तो प्रोडक्शन पिछले साल अच्छी हुई, लेकिन रेवेन्यू भी अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी वो फिर खर्चे भी ज़्यादा कर देते हैं, तो हैं लॉसेस में चल रहे। जब तक प्रॉफिट्स में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। नथिंग स्पेसिफिक इन दी फ्यूचर आउटलुक। अब है जी ठट्ठा सीमेंट। अब इसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम हुई, और इस साल जो हुई है वो क्लिंकर की तो काफ़ी कम हो गई है पहले क्वार्टर में, लेकिन सीमेंट की तकरीबन मेंटेन्ड है। और रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू भी तकरीबन मेंटेन्ड है, लेकिन ईपीएस बहुत अच्छी हो गई है। तो इन्होंने कुछ थोड़ा सा अपने कॉस्ट पे कंट्रोल किया होगा, कुछ सीमेंट की प्राइस इंक्रीज की वजह से इनको बेनिफिट हुआ है। और हमें याद है हमने इनका कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन अटेंड किया था, तो उसमें तो इनको थोड़ा सा आउटलुक पॉजिटिव ही लग रहा था। तो अगर इस तरह चलते चलते अगर ये 5 रुपए की ईपीएस हो जाती है, फिर तो ये इस रेट पे काफ़ी मुनासिब है। और कुछ खास इन्होंने जिक्र नहीं किया फ्यूचर आउटलुक के बारे में। फिर है जी सेफ मिक्स कंक्रीट। ये क्लिंकर या सीमेंट नहीं बनाते, ये एक है जी बैचिंग प्लांट, क्यूबिक मीटर में है वो मेजरमेंट, उसकी बैचिंग प्लांट है, और एक ट्रांजिट मिक्सर है। तो उसमें इनकी जो है क्वार्टरली डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 23 में 22 से बेहतर हुआ। देखिए रेवेन्यू भी काफ़ी बेहतर हुआ, 3 टाइम्स हो गया है। लेकिन Q1 में बहुत बेहतर तो नहीं हुआ, थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अगर 2023 देखें तो ईपीएस काफ़ी बेहतर हो गई है। अब Q1 की ईपीएस को अगर एक्सट्रैपुलेट करें तो तकरीबन उतनी ही बन रही है। तो अगर 24 में भी इनकी ईपीएस 23 वाली आई, तो हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता कुछ डिविडेंड भी अनाउंस कर दें फ्यूचर में। लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि इस रेट के हिसाब से तो ये पूरे सेक्टर में लॉजिकली देखें तो टॉप 3 शेयर्स में इसको शामिल होना चाहिए, लेकिन अभी लोग इससे अनजान हैं। हो सकता है अगर इनकी ऐसी परफॉर्मेंस चलती रहे तो कोई बड़ा प्लेयर जाके इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, लेकिन इसमें हमने जैसे बताया 1000 लेके बस रख दिए हैं। इससे ज़्यादा फिर थोड़ा रिस्की होता है। चलने को ये कभी भी चल जाए, ना चले तो 2-2 3 साल ना चले, लेकिन फिर भी ईपीएस इसकी बहुत बेहतर हो रही है। और अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आने के बाद हम फैसला करेंगे कि क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए या नहीं, और इनको भी आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है। तो ये था जी पूरे सीमेंट सेक्टर का एक एनालिसिस। अगर ओवरऑल हम इस सेक्टर की बात करें तो हमारे मुताबिक ये ओवरऑल सेक्टर काफ़ी ओवर वैल्यूड है। लेकिन ये जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं या गेमर्स होते हैं, उनकी पसंद के एक सेक्टर्स में से एक सेक्टर है। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो इनकी प्राइसेस अर्निंग्स काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। उतना तफसीली एनालिसिस तो हमने नहीं किया कि अगर इंटरेस्ट रेट 5-10% कम होगा तो इनकी ईपीएस पे कितना इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज इट इज़ टू अर्ली टू से, और फैक्टर्स बहुत सारे चेंज होते रहते हैं। तो वहाँ तक तो हम नहीं पहुँचे। आप देखना चाहें तो आप वो एनालिसिस खुद कर लें, तो उस हिसाब से आपका अपना फैसला है। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि हमारे क्राइटेरिया पे सिर्फ बेस्ट वे सीमेंट उतरता है, वो भी सेकंड टियर स्टॉक में, यानी कि फर्स्ट टियर में हमारी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है और हम ज़्यादा इन्वेस्ट वहीं पे करते हैं। लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े अगर हमने लेने हो तो हम सेकंड टियर में शेयर्स लेके रख लेते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमने उसको नहीं लिया हुआ, थोड़े से ठट्ठा सीमेंट के लेके रखे हुए हैं, वो बायबैक शेयर्स की जो एनालिसिस किया उसकी बेसिस पर। और जैसे अभी हमने आपको बताया कि सेफ मिक्स का 1000 सिर्फ लिया है। तो ओवरऑल इस सेक्टर में हमारा इंटरेस्ट कम ही है। अब ये जो है ना बड़े प्लेयर्स की मर्जी होती है। अगर कभी बड़े प्लेयर्स का मूड खराब हो जाए ना किसी सेक्टर से, तो हो सकता है 1-1 2-2 साल
वो ऐसे सेक्टर को हाथ भी ना लगाएं। तो ये तो उनकी अपनी मर्जी होती है। और जब बड़े प्लेयर्स किसी सेक्टर को हाथ ना लगाएं और वो वाले शेयर्स प्राइस अर्निंग उनकी काफी ऊपर हो, डिविडेंड भी ना देते हों, कोई और उनमें बेहतरी भी नहीं आ रही, तो फिर लोग यही सोचते रहते हैं कि भाई इसको क्या हो गया है सेक्टर को। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी में लोग परेशान है कि भाई सब चल गए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी वहीं पे क्यों है, टीआरजी क्यों है वहीं पे। फिर कुछ शेयर्स के बारे में सोचते हैं कि जी जीजीएल वहीं पे क्यों है, क्योंकि ये सारे थे ही फजूल शेयर्स। ये जहां पे इनको पहुंचाया हुआ था ये उसके काबिल नहीं थे। और जब लोगों को उन्होंने माल चिपका दिया उन सेक्टर्स में, उनको पकड़ा दिया है, क्योंकि लोग उनमें इसलिए जाते थे कि भाई वहां पे तेजी होती है, तो अब वो लोग वहां से एग्जिट कर गए हैं। लेकिन अगर आप जैसे पावर सेक्टर जो डिविडेंड देते हैं, जो फर्टिलाइजर हैं जो डिविडेंड देते हैं, वहां पे अगर बड़े प्लेयर्स निकल भी जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता अच्छा इन्वेस्टर आ जाता है, वो शेयर को ज्यादा नीचे नहीं जाने देता। और ऐसा शेयर अगर नीचे चला भी जाए तो फिर वो अपने डिविडेंड की पावर पे ऊपर भी आ जाता है। तो इसीलिए यही रीजन है कि हम ज्यादा प्रेफर उन्हीं को करते हैं शेयर्स को जो अच्छा डिविडेंड देते हैं, या जो इंडिकेशंस ऐसी आ रही होती हैं कि मुस्तकबिल में अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं। बाकी हमने एनालिसिस आपके सामने रख दिया है। अगर आप सीमेंट सेक्टर को पसंद करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप अपने डिसीजंस में इन फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप इससे फायदा हासिल करें। और अगर ये सब एनालिसिस देख के आपको भी लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर से बेहतर है फॉर अ सेफ इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन अदर सेक्टर्स या दोज कंपनीज जो अच्छा डिविडेंड देती हैं, तो ये आपकी अपनी असेसमेंट है। हमने तो आपके सामने अपनी असेसमेंट पेश कर दी है, बाकी फैसला आपने खुद करना है। तो ये था जी आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।